दो बंदर तब पूरी तरह सन्न रह गए जब उनके सामने खड़ी एक इंसानी लड़की अचानक बोल पड़ी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम मेई है। बंदरों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान को बातें करते नहीं सुना था। यह कहानी उस दौर की है जब महान सीजर की मृत्यु हुए 300 साल बीत चुके हैं। एक घातक वायरस की मार झेलने के बाद इंसान अब पूरी तरह बदल चुके हैं। उनकी बुद्धि खत्म हो गई है और वे अब बेजुबान जानवरों की तरह जंगलों में भटकते हैं। दूसरी तरफ बंदरों ने पूरी धरती पर अपना राज कायम कर लिया है। उन्होंने अपना एक भव्य साम्राज्य खड़ीडीडा किया है, जहां वे घोड़ों को घुड़सवारी के लिए पालते हैं और शिकार के लिए बाजों को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक कि वे अब इंसानों को अपना गुलाम बनाने के लिए जाल का इस्तेमाल करने लगे हैं। फिल्म का मुख्य हीरो नोआ अपने साथी सूना और अनाया के साथ एक ऊंची चढ़ाई पर है। वे पुराने बाजों के घोंसलों की तलाश में निकले हैं ताकि अपने कबीले की परंपरा को पूरा कर सकें। बहुत देर तक ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों पर भटकने के बाद उन्हें पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक घोंसला मिल ही जाता है। जैसे ही शिकारी बाज वहां से उड़ता है, वे तेजी से घोंसले की तरफ लपकते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ 3 अंडे मिलते हैं। नोआ को बचपन से ही बुजुर्गों ने यह सिखाया था कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। नियम के मुताबिक उन्हें एक अंडा घोंसले में ही छोड़ना था ताकि बाज की नस्ल आगे बढ़ सके। चूंकि अगले दिन एकता का दिवस था, नोआ ने एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए वह मौका अपने साथियों को दे दिया और खुद दूसरे घोंसले की तलाश में आगे बढ़ गया। उसके सामने 10,000 फीट ऊंची सीधी चट्टान खड़ी थी जिसने रास्ता रोक रखा था। नोआ ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और अपनी जान जोखिम में डालकर उस सीधी दीवार पर चढ़ना शुरू किया। अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर वह आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। उसने नीचे खड़े अपने साथियों की तरफ हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की, लेकिन जैसे ही वह अंडा उठाने वाला था, एक चीख गूंजी और एक विशाल बाज ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमले के झटके से नोआ का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह खौफ में अपने साथियों का नाम पुकारने लगा। नीचे खड़े सूना और अनाया डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा कि नोआ अब नहीं बचेगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नोआ ने गिरते गिरते एक लोहे की रॉड पकड़ ली थी। जब उसने हवा में लटके हुए ही अपने हाथ में सुरक्षित अंडा दिखाया, तब जाकर उसके दोस्तों के दिल को ठंडक पहुंची। अभी वे राहत की सांस लेकर वापस अपने कबीले की ओर मुड़ने ही वाले थे कि अचानक नोआ को कुछ आहट सुनाई दी। उसे वहां कुछ संदिग्ध महसूस हुआ, जैसे कोई छिपकर उन पर नजर रख रहा हो। तीनों दोस्त पल भर में सावधान हो गए। उनकी नजरों के सामने से एक धुंधली सी आकृति बिजली की रफ्तार से गुजरी और झादियों में ओझल हो गई। बिना एक पल गंवाए नोआ ने अपने साथियों को इशारा किया और वे उस साए के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड्ढे। काफी दूर तक पीछा करने के बाद नोआ अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और घबराहट साफ झलक रही थी। उनके ठीक सामने एक बेहद डरावनी और अंधेरी सुरंग का मुहाना था। नोआ के कानों में कबीले के बुजुर्गों की वह चेतावनी गूंजने लगी, जिसमें कहा गया था कि इस सुरंग के उस पार जाने का मतलब है मौत को दावत देना, क्योंकि वहां अछूत और खतरनाक इंसान सांस लेते हैं। वे तीनों युवा बंदर अपनी सांसें थामकर दबे पांव पैडों पर लटकी हुई कुछ अजीबो गरीब चीजों की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, एक ऐसी गंध उनके नथुनों से टकराई जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वह गंध किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि इंसानों की थी। डर का सैलाब उनके मन में उमड़ने लगा। वे और जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए तुरंत अपनी लोहे की छड्डें उठाई, घोड़ों पर सवार हुए और अपने कबीले की ओर सरपट दौड़ लगा दी। नोआ का कबीला बहुत ही समृद्ध और व्यवस्थित था। जैसे ही नोआ की टोली वापस लौटी, पूरे गांव में शोर मच गया। छोटे और जिज्ञासु बंदर यह देखने के लिए उनकी तरफ भागे कि वे इस बार क्या लेकर आए हैं। नोआ के लिए यह मौका बहुत बड़ा था, क्योंकि उसे अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करना था। कबीले के सबसे महान ईगल मास्टर का बेटा होने के बावजूद नोआ ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसके पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो, लेकिन इस बार उसके हाथ में मौजूद बाज का अंडा उसे वह आत्मविश्वास दे रहा था। मगर खुशी का यह पल छोटा साबित हुआ। नोआ के कंबल पर लगे खून के धब्बों ने उसके पिता को चौकन्ना कर दिया। वह गंध इतनी साफ थी कि उसे पहचाना जा सकता था। वह एक इंसान की गंध थी। जब पिता ने कड़ीडी हाई से पूछा, तो नोआ ने डर के मारे प्रतिबंधित इलाके में जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। उसके पिता ने उसे और नहीं कुरेदा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बुजुर्गों को उस इलाके की जांच करने के लिए भेज दिया। उन्हें जाता देख नोआ के मन में बेचैनी और बढ़ा गई। उस रात नोआ बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह उठा और अपनी माँ की एक टूटी हुई लाठी को ठीक करने लगा ताकि अपना मन बहला सके। तभी अचानक वही तेज और अजीब गंध फिर से उसके पास आई। नोआ समझ गया कि कुछ तो गड्ढबड्डा है। वह बड्ढी सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ा और जैसे ही उसने गोदाम का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक इंसान छिपा बैठा था। नोआ ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन उस इंसान ने पूरी ताकत से नोआ को धक्का दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जब नोआ संभला और उसने अपनी गोद की तरफ देखा, तो उसका दिल टूट गया। वह बाज का अंडा, जिसके भरोसे
से वह कल की सभा में शामिल होने वाला था पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। कल कबीले की सबसे बड़ी बैठक थी और सरदार का बेटा होने के नाते नोआ से बहुत उम्मीदें जुड़ी थीं। अपने पिता को शर्मिंदगी से बचाने के लिए नोआ ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह उसी रात दोबारा पहाड़ी की चोटी पर जाएगा और एक नया अंडा लेकर आएगा। आधी रात के वक्त नोआ अकेला घने जंगल में निकल पड़ा। रात का सन्नाटा अजीबोगरीब चीखों और डरावनी आवाजों से भरा हुआ था जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जंगल की गहराइयों में मौत के रूप में कुछ और भी भयानक उसका इंतजार कर रहा है। तभी नोआ की नजरों के सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर आया जिसने उसके रोंगटे खड्डे कर दिए। वहां खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। नोआ भारी मन से अपने घोड़े से उतरा और जब उसने करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता द्वारा भेजे गए कबीले के बुजुर्ग उस्ताद थे। सदमे और डर ने नोआ को पूरी तरह जगह लिया। अभी वह इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक घुड्डों के टापों की तेज आवाज सुनाई देने लगी। एक बहुत बड़ी सेना वहां पहुंच रही थी। नोआ ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को पास की झादियों में छिपा लिया और अपनी सांसें रोक ली। ये हमलावर बेहद क्रूर लग रहे थे जिन्होंने डरावने मुखौटे पहन रखे थे। वे साधारण बंदर नहीं थे। उन्होंने जमीन पर पड़ा वही कंबल उठाया जिसे नोआ ने देखा था। उनका सेनापति चिल्लाया, इंसान, ये उसी की गंध है, इसे मेरे घोड़े पर ला दो, बाकी सब फैल जाओ और इसके कबीले का पता लगाओ। इसी बीच नोआ का घोड़ा अचानक झादियों से बाहर निकल आया। नोआ का दिल डूब गया। उन हमलावरों का नेता जो खुद को सीजर का उत्तराधिकारी मानता था समझ गया कि यह घोड़ा उन्हें सीधे कबीले तक ले जाएगा। उसने आदेश दिया, इस घोड़े का पीछा करो, यह हमें इनके ठिकाने तक ले जाएगा। नोआ घबरा गया। वह जानता था कि अगर ये लोग घोड़े के पीछे गए तो उसके पिता और पूरे कबीले की खैर नहीं। वह उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन जब तक वह अपने कबीले की सरहद पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। हर तरफ चीख पुकार मची थी और उसके निर्दोष कबीले वाले उन बेरहम हमलावरों के सामने रहम की भीख मांग रहे थे। चारों तरफ तबाही और लाशों का ढेर लगा था। नोआ पागलों की तरह अपने पिता को ढूंढने के लिए बाज मीनार पर चढ़ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह कोशिश उसके पिता का ठिकाना दुश्मनों को बता देगी। क्रूर सेनापति सीजर भी नोआ के पीछे पीछे मीनार पर चढ़ा चाया। उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक बिजली की DDDH निकाली और हमला कर दिया। नोआ के पिता ने निहत्ते ही उस शैतान का सामना किया, लेकिन सीजर की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाए। एक जोरदार प्रहार के साथ नोआ के पिता गहरी खाई में जा गिरे। अपने पिता को गिरते देख नोआ गुस्से से भर गया। उसने सीजर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीजर ने उसे आसानी से पटक दिया और मीनार से नीचे फेंक दिया। गिरते गिरते नोआ ने बिजली वाली वह DDH पकड़ ली और हवा में कलाबाजी खाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नीचे जो उसने देखा उसने उसे तोड़ी कर रख दिया। उसके पिता दम तोड़ रहे थे। सीजर ने ऊपर से ही अपनी गदा से बिजली वाली DDH पर वार किया, जिससे नोआ ऊंचाई से नीचे गिर गया। किस्मत अच्छी थी कि वह मलबे में दबकर बच गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी दुनिया राख बन चुकी थी। हर तरफ धुआं था और आग की लपटें थीं। अपने पिता के बेजान शरीर को देख नोआ को यकीन हो गया कि बीती रात जो कुछ भी हुआ वह कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एक देवी हकीकत थी। उसने भारी मन से बुजुर्ग उस्ताद और अपने अपनों को अंतिम विदाई दी। बाकी कबीले वालों को बंदी बनाकर ले जाया जा चुका था। अब नोआ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जलते सूरज के नीचे उसने अपना इकलौता घोड़ा तैयार किया, अपना हथियार उठाया और अपने कबीले को आजाद कराने के संकल्प के साथ अकेले ही उस अनजान सफर पर निकल पड़ा। नोआ उसी जगह वापस पहुंचा जहां उसे वह कंबल मिला था। हालांकि वह गुफा अभी भी डरावनी लग रही थी, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। जमीन पर बने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वह बिना किसी झिझक के अंदर घुस गया। यहीं से उसके इंतकाम का मुश्किल सफर शुरू हुआ। कुछ ही देर में उसे अपनी माँ का वह कंबल मिल गया जो उसके लिए एक अहम सुराग की तरह था। रात में हवाएं तेज थीं, लेकिन नोआ के भीतर की आग बुझने वाली नहीं थी। उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। उसे रह रहकर महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार नोआ की आंख लग गई। जब वह जागा तो सूरज निकल चुका था। उसके लिए सबसे सुखद बात यह थी कि उसके पिता का बाज जिंगवू उसके सामने खड़ा था। हालांकि जिंगवू ने उसे कभी पसंद नहीं किया था, फिर भी नोआ ने उससे हमदर्दी पाने की कोशिश की। बदले में जिंगवू ने उसे एक जोरदार चोंच मारी, जिससे नोआ को काफी दर्द हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस दर्द ने उसे एक तरह की राहत दी। वह फिर से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह एक जाल में फंस गया। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार या बंदूक जैसा हथियार टिका दी। नोआ चिल्लाया, उन्होंने मेरे पिता को मार दिया और मेरा गांव लूट लिया। मैं उन्हीं के पीछे जा रहा हूँ। सामने खड़ा शख्स लाका था। लाका ने पास जल रही लकड़ियों की ओर इशारा किया। उसका गांव भी उन्हीं मुखौटे वाले हमलावरों ने तबाह किया था। यह जानकर दोनों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। लाका से ही नोआ को उन हमलावरों की असलियत पता चली। लाका ने बताया कि सीजर की जो असली सीख थी कि बंदर ही बंदर का भाई है और एकता में शक्ति है, उसे अब पूरी
पूरी तरह मरोद्दह दिया गया है। अब ताकतवर बंदरों ने एक ऐसा गुट बना लिया है जो कमजोरों को कुचलकर अपना साम्राज्य फैला रहे हैं। उनका नेता खुद को अगला सीजर कहता है। तभी नोआ की नजर फिर से उसी इंसानी लड्डकी पर पड़ी। लाका को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया शायद पूरी तरह बदल चुकी है। उसने तय किया कि वह नोआ के साथ जाएगा और इस सच का पता लगाएगा। रास्ते में झिंगू भी चुपचाप उनके पीछे पीछे उड़ता रहा। रात में वह लड्डकी फिर से उनके सामने आई। लाका ने हमदर्दी दिखाते हुए उसे खाना और कंबल दिया। वह लड्डकी थर थर कांपते हुए चुपचाप खाना खा रही थी। लाका ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। नोआ अभी भी उस लड्डकी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, पर उसने उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। आधी रात को जब नोआ आसपास की जांच कर रहा था तो उसे एक दूरबीन मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, लेकिन उसके पीछे आई वह लड्डेचकी उसे इस्तेमाल करना बखूबी जानती थी, जैसे उसे खास ट्रेनिंग मिली हो। नोआ को अब यह एहसास होने लगा था कि इंसानों के पास भी बंदरों जैसी समझदारी और भावनाएं हो सकती हैं। उसने मेई लड्डेचकी की हमदर्दी को स्वीकार कर लिया, जिससे लाका बहुत खुश हुआ। लाका इतना उत्साहित था कि उसने लड्डेचकी को अपने साथ शामिल होने का न्योता दिया और उसे वह राज बताए जो सिर्फ उसे पता थे। रास्ते में उन्हें घोड़ों का एक झुंड मिला जो नोआ के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन मेई के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी पास की पहाड़ी पर उसे अपने जैसी ही एक और इंसानी लड्डेचकी दिखाई दी। मेई तेजी से भीड़ से बाहर निकले और बिना सोचे समझे इंसानों को मारना शुरू कर दिया। लाका उन बेगुनाहों को बचाना चाहता था, पर वह मजबूर था। वह सिर्फ उन्हें तड़पते हुए देख सकता था। फिर भी लाका ने हार नहीं मानी। उसने एक हथियार उठाया और मरने मारने को तैयार हो गया। इसी बीच मेई एक जाल में फंस गई। हमलावरों का मुख्य निशाना वही थी। वह झादियों के बीच छिपकर उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ज्यादा देर तक नहीं छिपाएगी। हमलावर सेनापति सायेजा और उसके सैनिक उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। मेई के लिए अब नोआ ही आखिरी उम्मीद था। वह जान लगाकर नोआ की तरफ दौड़ी और एक खोखले पेड के सहारे छलांग लगाकर काले घोड़े पर सवार हो गई। सायेजा ने उसका पीछा किया और लगभग उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी नोआ वहां से गुजरा और उसने एक जोरदार लात मारकर सायेजा को नीचे गिरा दिया। मेई की जान बच गई, लेकिन मुखौटे वाले हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। वे घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे लगे रहे, पर लाका ने सही समय पर मदद करके उन्हें बचा लिया। इस घटना के बाद नोआ और उसके साथी अब सायेजा की हिट लिस्ट में आ चुके थे, लेकिन इस वक्त नोआ के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात उस लड्डेचकी का बोलना था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सुना था कि इंसान गूंगे होते हैं। तभी लड्डेचकी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना नाम बताया, मेई। उसने बताया कि वह अब तक इसीलिए खामोश थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे जीवित रहने के लिए यही सिखाया था। मेई और नोआ का मकसद अब एक ही था। मेई को यकीन था कि बाकी बंदरों को उसी गुप्त ठिकाने सीक्रेट बेस पर ले जाया गया है जहां वह जा रही है। नोआ ने खामोशी से उसका प्रस्ताव मान लिया और उसे अपने साथ ले लिया। उसी रात बुद्धिमान नोआ ने अपने कबीले से मिली तरकीबों का इस्तेमाल करके उस टूटे हुए उपकरण को ठीक किया जिसे वह साथ लाया था। वे जल्द ही एक ऐसे समुद्र के किनारे पहुंचे जहां हर कदम पर खतरा था। नदी पार करने का एकमात्र जरिया एक पुराना लकड़ी का पुल था। मेई सबसे पहले उस पर चढ़ी और नोआ व लाका उसके ठीक पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस पुल के नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। सायेजा के लड़ाके वहां घात लगाकर बैठे थे। अचानक सायेजा ने सामने से उनका रास्ता रोक लिया। मेई ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पिछला रास्ता भी मुखौटे वाले हमलावरों ने पहले ही बंद कर दिया था। भारी अफरा तफरी के बीच धक्का लगने से मेई गहरे समुद्र में गिर गई। लाका ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। खुद खतरे में होने के बावजूद उसने पूरी ताकत लगाकर मेई को वापस पुल की ओर धकेल दिया, लेकिन इस कोशिश में वह खुद उफनते हुए लाल पानी की लहरों में समा गया। नोआ ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। उसका दिल टूट गया, लेकिन अब वह खुद भी एक कैदी बन चुका था। दुश्मनों ने नोआ को जलील किया और बेरहमी से घोड़े के पीछे बांधकर अपने कैंप की ओर ले गए। मुखौटे वाले हमलावरों का साम्राज्य देकर नोआ दंग रह गया। उनका इलाका बहुत विशाल था और वहां हजारों बंदर मौजूद थे। उनमें से अधिकतर को नए सीजर ने अपनी ताकत के दम पर गुलाम बना रखा था। एक सुकून वाली बात यह थी कि नोआ को वहां अपने कबीले के लोग मिल गए, लेकिन मेई को एक रहस्यमयी घर में कैद कर दिया गया। उस घर में हर तरफ इंसानी सभ्यता के निशान और ढेर सारी पुरानी किताबें थीं। मेई अभी उन किताबों को देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसका नाम क्रेसेंट था, जिसे नए सीजर ने शिक्षा और जानकारी हासिल करने के लिए पाल रखा था। मेई उसे देखकर चकित रह गई। हालांकि क्रेसेंट सिर्फ एक पालतू इंसान नहीं था। उसे पता था कि सीजर की नजर एक विशाल खजाने, हथियारों के डिपो पर है, जहां इंसानों की सबसे उन्नत तकनीक और हथियार छिपे हुए हैं। उस खजाने का दरवाजा एक भारी स्टील का गेट था, जिसे सीजर लाख कोशिशों के बाद भी नहीं तोड़ दौच पाया था। इसी गेट को खोलने के लिए सीजर हर दिन क्रेसेंट से मशवरा करता था। क्रेसेंट इंसानी इतिहास और हथियारों के विकास के बारे में सब कुछ लाख कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला।
सीजर इस बात से बेहद नाराज था, फिर भी उसने संयम बनाए रखा। उसने क्रेसेंट को चेतावनी दी कि इंसानों पर कभी भरोसा न करे, वरना उसका विनाश निश्चित है। सीजर की इन बातों ने क्रेसेंट को अंदर तक हिला दिया और वह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह किसका साथ दे। क्रेसेंट जब दुविधा में था, तब उसके मन में उठती लहरों ने उसे यह एहसास कराया कि अब चुनाव करने का समय आ गया है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नोआ चुपके से मेई के कमरे में दाखिल हुआ। किताबों से भरी अलमारियों को देखते हुए उसने मेई से फिर से उसके असली मकसद के बारे में पूछा। मेई ने नोआ को बताया कि वह उस बेस में एक खास किताब ढूंढने जा रही है जिससे इंसान फिर से बोलना सीख सकेंगे। हालांकि नोआ को इस दुनिया की जटिलताओं के बारे में कम पता था, फिर भी उसने एक बार फिर मेई पर भरोसा करने का फैसला किया। नोआ ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया और मेई के साथ मिलकर योजना बनाई। मेई की योजना खतरनाक थी। वे बांध पर बम लगाएंगे और जैसे ही गेट खुलेगा वे विस्फोट कर देंगे। इस तरह समुद्र का पानी बेस में घुसकर सीजर के हथियारों को नष्ट कर देगा और नोआ अपने कबीले के लोगों को लेकर वहां से भाग सकेगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक क्रेसेंट उनके सामने आ गया। मेई ने उसे साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन क्रेसेंट अड्डा रहा। उसका मानना था कि इंसानों का दौर अब खत्म हो चुका है। मेई ने और वक्त बर्बाद नहीं किया और फुर्ती से उसे काबू में कर लिया, जिसे देखकर आसपास के बंदर दंग रह गए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे अपनी योजना के अनुसार एक ऊंची चोटी पर पहुंचे और बंदरों वाली फुर्ती से चढ़ाई पूरी की। जल्द ही उनके सामने उस गुप्त बेस का रहस्यमयी दरवाजा था। मेई मशाल लेकर बिना डरे अंदर दाखिल हुई। वह बेस आधुनिक तकनीक और विज्ञान से भरा था, जिससे मेई काफी परिचित लग रही थी। वह गहराई में जाकर अपना लक्ष्य ढूंढने लगी, जबकि नोआ भी अपनी खोज में जुट गया। वहां जो कुछ भी था वह नोआ के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली खोज एक चित्रकथा थी। नोआ को पता चला कि कभी बंदरों को पिंजरों में रखा जाता था और इंसान उन्हें तमाशे की तरह देखते थे। इस सच्चाई ने नोआ की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसे यह भी समझ आया कि मेई जिस किताब की बात कर रही थी वह दरअसल एक सैटेलाइट डिकोडिंग की थी, न कि बोलने सिखाने वाली कोई किताब। अंत में मेई ने नोआ के साथ मिलकर गेट खोलने की अपनी खुफिया योजना को अंजाम दिया, ताकि समुद्र का पानी बेस में घुसकर सीजर के साम्राज्य को हमेशा के लिए डुबो सके। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, उनके होश उड़ीडीएच गए, क्योंकि वहां प्रॉक्सिमस सीजर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। नोआ के लिए और भी डरावनी बात यह थी कि उसके पूरे कबीले को वहां लाया गया था और उन्हें किसी भी पल मौत के घाट उतारा जा सकता था। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक एक गोली चलने की आवाज आई, जिसने सबको चौंका दिया। मेई ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। एक इंसान के हाथ में घातक हथियार देखकर सीजर घबरा गया। उसने फौरन वादा किया कि वह मेई को जाने देगा, लेकिन मेई ने जरा भी देर नहीं की और वहां से निकलते ही सारे बमों को रिमोट से उड़ा दिया। समुद्र का पानी एक विशाल लहर बनकर बेस के अंदर घुसने लगा। अपनी जान बचाने के लिए सारे बंदर उस छोटी की तरफ भागे जहां से वे अंदर आए थे। कड्डिडी मशक्कत के बाद ज्यादातर बंदर सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पहले कि नोआ और उसके साथी सुरक्षित जगह पहुंच पाते, सीजर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। सीजर आग बबूला था कि इन बंदरों ने एक इंसानी लड्डीडीएचकी पर भरोसा किया, जिसकी वजह से उसका पूरा साम्राज्य और महान उद्देश्य मिट्टी में मिल गया। उसने अपना सारा गुस्सा नोआ पर उतारना शुरू कर दिया। नोआ ने हार नहीं मानी। अचानक उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उसने अपने कबीले की उस पुरानी परंपरा को याद किया, बाजों के साथ उनका रिश्ता। नोआ ने एक खास अंदाज में चीखना शुरू किया। यह देख सीजर घबरा गया। जैसे जैसे नोआ की आवाज तेज हुई, कबीले के बाकी बंदरों ने भी उसका साथ दिया। उनकी आवाजों ने उन शिकारी बाजों को बुला लिया। सैकड़ों बाज आसमान से बिजली की तरह टूटे और सीजर पर हमला कर दिया। अंत में सीजर उस ऊंची चट्टान से सीधे समुद्र की लहरों में गिर गया। नोआ ने आखिरकार अपने कबीले को आजाद करा लिया और जल्द ही उन्होंने एक नया और सुरक्षित घर बसा लिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मेई, जिसे अब तक गायब हो जाना चाहिए था, एक बार फिर नोआ के सामने आई। हालांकि नोआ मेई के झूठ से आहत था, फिर भी उसने शांति की उम्मीद में उसे वह हार भेंट किया जो अमन का प्रतीक था। लेकिन नोआ इस बात से बेखबर था कि इंसानों ने अपना एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेई उस बेस से जो डिकोडिंग की लाई थी, उसे इंसानों ने मशीनों में लगा दिया ताकि पुराने सिग्नल फिर से चालू किए जा सकें। सालों से शांत पडीडीडीछा एक रेडियो अचानक गूंज उठा। हेलो, क्या वहाँ कोई है? इंसानों की वापसी की वह अनजान और खतरनाक योजना अब धीरे धीरे आकार ले रही थी।